गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा एक जटिल प्रक्रिया के तौर पर पूरा एक कॉम्प्लिकेट टॉपिक रहता है इसमें कि भाई कौन सी मद इसमें जुड़ेगी, कौन सी मद इसमें नहीं जुड़ेगी, कौन कौन से इसके पार्ट है, अलग अलग इसका क्या बैक इतिहास रहा है, किस प्रकार से इसकी एक जर्नी रही है। तो ये सारी बातें हैं जो इस राष्ट्रीय आय से संबंधित रहती है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो सारे जैसे जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, पीआई क्या है, डीपीआई क्या है, ये सारे एक स्ट्रक्चर्स के रूप में इसमें सारा आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए भाई राष्ट्रीय आय की जो गणना करने वाले कौन कौन से अर्थशास्त्री थे मोटे रूप से और किस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के अंदर हम इसकी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्री थे ये मार्शल नाम से, उन्होंने राष्ट्रीय आय को उत्पादन के रूप में मापा। क्या माना कि भाई एक वर्ष के दौरान एक देश की अर्थव्यवस्था में जितना जो उत्पादन होता है वही राष्ट्रीय आय है। लेकिन उसके बाद में उसके पूर्वगामी जो अर्थशास्त्री आए थे, उसके बाद में फिशर नाम के अर्थशास्त्री थे एक, उस फिशर ने अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय को उपभोग से संबंधित किया था। यानी फिशर महोदय ने बताया था कि देश के अंदर जो एक वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जितना उपभोग किया जाएगा वही देश की राष्ट्रीय आय के रूप में गणना की जाएगी। तो मोटे रूप से पहली शुरुआत मार्शल महोदय थे, एडोल्फ मार्शल। सेकंड जो थे फिशर महोदय। मार्शल ने उत्पादन को जो है आधार माना और फिशर महोदय ने उपभोग को आधार माना कि एक वर्ष के दौरान देश के निवासियों द्वारा जो उपभोग किया जाएगा वही देश की राष्ट्रीय आय। उसके बाद में और पूर्वगामी अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर पीगू नाम के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने मुद्रा के रूप में जो है राष्ट्रीय आय की गणना की कि एक वर्ष के दौरान जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी चीज का उत्पादन किया जाए उसका जो मुद्रा में मेजरमेंट करेंगे उसी को हम राष्ट्रीय आय के। तो मोटे रूप से ये तीन अर्थशास्त्री माने जाते हैं। कई बार कंपटीशन में सवाल आता है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, तो जहां सवाल थोड़ा डीप लेवल पर चला जाता है राष्ट्रीय आय में, तो ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से अर्थशास्त्री द्वारा राष्ट्रीय आय को उत्पादन मापने का जो आधार उत्पादन लिया था और कौन से अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय को मापने का जो आधार है वो उपभोग लिया था, और वो कौन सा अर्थशास्त्री है जिन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए मुद्रा के रूप में प्रयोग किया था। तो एसी पीगू का नाम आएगा, फिशर का नाम आएगा, एडोल्फ मार्शल का नाम आएगा। तो मार्शल महोदय द्वारा उसको उत्पादन का आधार माना, फिशर द्वारा उपभोग को आधार माना और पीगू महोदय द्वारा मुद्रा को आधार माना। तो इस प्रकार से तीनों अर्थशास्त्रियों, तो ये एक आर्थिक अवधारणा के रूप में जो है हम इसका यूज करते हैं कि सबसे पहले भाई राष्ट्रीय आय को मापने की शुरुआत किस प्रकार से हुई, अर्थशास्त्रियों द्वारा जो इसकी गणना किस आधार पर की गई। अब जैसे हमारे भारत की राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो किस प्रकार से हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत हुई, कौन से अर्थशास्त्री थे, कब मापा गया था। कई बार, हजारों बार हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर सवाल आया था कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या था, कितनी प्रति व्यक्ति आय मानी गई थी, कब की गई थी। तो ये कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन है कि देश स्वतंत्र होने से पूर्व भी हमारे देश के ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कैलकुलेशन कर दिया था हमारे देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण के रूप में। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है दादो भाई नौरोजी के नाम आता है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867 और 68 के दौरान हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की थी और उन्होंने अनुमान लगाया था कि 20 रुपये
प्रति व्यक्ति आय वार्षिक सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और कब की गई थी? तो कई बार, हजारों बार क्वेश्चन आया था। सबसे पहले सन पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम हमारे देश में करने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी नाम से अर्थशास्त्री आएंगे। और उन्होंने कब की? वो 1867-68 का जो ईयर है, उस ईयर के दौरान जो इस राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कितनी थी? तो ये 20 रुपया प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक के आधार पर जो है उन्होंने अनुमान लगाया था। और उसी के आधार पर उसके बाद में सेकंड जो है व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने वाले, वो है डॉक्टर VKRV राव थे, जिन्होंने 1931 से लेकर 1934 के बीच हमारे देश के प्रति आय की जो है गणना की थी। और उन्होंने 62 यानी 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आधार पर जो है गणना की थी। तो मोटे रूप से देश आजाद होने की पूर्व जो है ये दो अर्थशास्त्रियों का नाम आता है। और भी कई अर्थशास्त्री उन पर काम किया था, लेकिन जो अनुमान लगाने का जो काम किया था ये दो ही अर्थशास्त्री थे। दादा भाई नौरोजी 1867-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। उसी प्रकार डॉक्टर VKRV राव भी थे, जिन्होंने 1931 और 34 के बीच में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। और उनका हमारे देश के अंदर जो है 62 यानी 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया था। जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद में हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, क्योंकि कई विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का गठन करने के लिए कई प्रकार के अर्थशास्त्र दिया गया। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले मुख्य जो है राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष थे वो PC महालनोबिस अर्थशास्त्री थे। उसमें जो मेंबर बनाए गए, सदस्य बनाए गए, वो दो सदस्य थे, VN गाडगिल और तीसरे थे डॉक्टर VKRV राव। ये तीन व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। PC महालनोबिस तो इसके अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे। ये कब किया गया गठन इसका? 1949 के अंदर इस राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसके अंदर प्रवीण चंद्र महालनोबिस हमारे भारत के बहुत बड़े एक सांख्यिकीविद थे। और इसकी एक दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रहती है कि हमारे देश के अंदर जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी महान अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों को बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया गया था। तो हजारों बार कंपटीशन में सवाल आता है, प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं भी जैसे बुक्स में आता है, ये कॉमन चीज़ है कि सबसे पहले जो है हमारे देश के अंदर जो है इसमें जो है केंद्र सरकार ने इनके जन्मदिन 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी घोषित कर रखा है। यानी प्रवीण चंद्र महालनोबिस अर्थशास्त्री थे, जिनके 29 जून इनका बर्थडे आता है। और इसी के जन्मदिवस को जो है भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, क्योंकि आंकड़ों के बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। और बहुत बड़ा एक बार IAS मेंस का मैंने जब एग्जाम दिया था, तो उन्होंने इस शॉर्ट फॉर्म को नहीं पूछकर पूरा पूछा था, प्रवीण चंद्र महालनोबिस क्या है। जनरली हजारों 99% किताबों के अंदर PC महालनोबिस नाम ही लिखा हुआ है, जबकि इस अर्थशास्त्री का पूरा नाम है PC महालनोबिस। को फुल फॉर्म करेंगे तो प्रवीण चंद्र महालनोबिस इनके नाम था। और ये भारत के पहली राष्ट्रीय आय जो आयोग था उसका अध्यक्ष बनाए गए थे। उनमें दो VN गाडगिल को लिया गया था, डॉक्टर VKRV राव को लिए गए थे, और इन्होंने राष्ट्रीय आय समिति पर काम किया था। उसके बाद में इन्होंने दूसरी जो अचीवमेंट इनका था, सेकंड पंचवर्षीय योजना इन्हीं की मॉडल पर आधारित थी। और उन्हीं के आधार पर जो है भारी उद्योगों को बढ़ा दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी तैयार की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो समाजवाद मॉडल का धारणा थी। उस धारणा के आधार पर हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाने के काम किया था। तो ये
मोटे तौर से हमारे देश के अंदर एक बैक इतिहास, यानी हम किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे तो उसके पीछे उसका क्या इतिहास रहता है, वो मोटा मोटा इतिहास हम जानते हैं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें इसमें हुई है। अब सेकंड इसका एक्सेप्ट आता है कि हम राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, चाहे जो कॉलेजों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी है, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी है, विभिन्न बोर्डों के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है, तो एक राष्ट्रीय आय का गणना करते समय हम एक खाका तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर या विभिन्न देशों के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो मोटे रूप से इसका एक स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे बड़ी जो ब्रॉड जो एजम्पशंस है उसका नाम है जीएनपी, यानी राष्ट्रीय आय के सारे ये समूचे हैं, गणना करेंगे तो जीएनपी है सबसे पहली बड़ी गणना है, कैलकुलेट करते हैं वो जीएनपी कहलाती है। इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इससे कुछ हम नीचे कदम आएंगे तो दूसरी जो अवधारणा आती है उसको बोलते हैं एनएनपी, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, और हिंदी में कई इसके वर्जन है। जनरली आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस करें कि जहां वर्ड है उसमें हिंदी कई जगह हो जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी के अंदर जैसे सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम देते हैं विद्यार्थी 99% इसमें से 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक नाम, दूसरा है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और एक और वर्ड आता है निवल। निवल शब्द है, निवल का मतलब होता है नेट, नेट जो है नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। अब उसके बाद में थोड़ा अगला स्टेप आता है, उसमें से कुछ चीजें बाहर जाएगी, तो अगली स्टेप आएगा वो तीसरी अवधारणा जिनकी मेन होती है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। ये थर्ड स्टेप है स्ट्रक्चर का, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलेंगे इसको सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद में फिर कुछ स्टेप इसमें से घटने के बाद में चौथा स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं एनडीपी, इंग्लिश में कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे शुद्ध विशुद्ध निवल घरेलू उत्पाद। अब उसके बाद में नेक्स्ट इसके अगला स्टेप आएगा, इसमें से कुछ चीजें घटने के बाद में एक पीआई आएगी, इसको हम बोल देंगे प्राइवेट इनकम, और इसमें से एक और स्टेप आएगा नेक्स्ट छठा नंबर आएगा, वो भी पीआई होगी जिसको बोलेंगे पर्सनल इनकम। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसका लास्ट रहेगा एक सातवां, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम के बाद में डीपीआई। इसके बाद में एक और आता है, लास्ट स्टेप रहता है इसका जिसको बोलते हैं पीसीआई, यानी ये पूरे राष्ट्रीय आय की एक जन्म कुंडली है। आप किसी भी तरह से जाओगे, कहीं भी जाओगे, इस स्ट्रक्चर से बाहर कहीं नहीं निकलोगे। पूरा एक प्रोसेस बता दिया गया है कि पहाड़ से एक नदी निकलती है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा, कुछ शाखाएं अलग होती जाएगी, कुछ उसमें जुड़ती जाएगी, कुछ अलग होती जाएगी, और लास्ट में जब समुद्र के अंदर गिरेगी तो केवल उनके पास डीपीआई बचेगा, उसके अलावा किसी प्रकार से नहीं बचेगा। तो ये डीपीआई बचेगा। सबसे पहले जैसे जीएनपी है, इस जीएनपी को हम दो भागों के अंदर बांट लेते हैं। एक जीएनपी की जो गणना है उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस, और दूसरी जीएनपी है वो है फैक्टर कॉस्ट। यानी एक कंसेप्ट अवधारणा का हम अध्ययन करते हैं तो इनकी दो प्रकार की अवधारणाएं रहती है, एक रहती है बाजार कीमतों पर इसकी गणना करना, और दूसरी रहती है साधन लागत पर इसकी गणना करना। ठीक उसी प्रकार से एनएनपी के भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक एनएनपी हम निकालते हैं, उस एनएनपी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ये इनिशियल में लिख रहा हूं एमपी और एफसी लिख रहा हूं, इसका मीनिंग ये है कि ये मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर जीएनपी,
FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी, अर्थात इस जीएनपी की जो गणना करेंगे हम वो साधन लागतों पर करेंगे, इस एनएनपी की गणना करेंगे मार्केट प्राइस पे करेंगे। उसी प्रकार दूसरा जो एनएनपी है, इस एनएनपी को हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, जनरली इसी को हम एनआई कहते हैं। कई बार हजारों तरह से ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होती है वो क्या होती है, वो शुद्ध साधनों की आय का योग होती है। इसलिए एनएनपी इस फैक्टर कॉस्ट की हम गणना करते हैं, उसी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये सारा जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये राष्ट्रीय आय लेखांकन कहलाता है, यानी सारे उसके समूचे हैं। पर्टिकुलर राष्ट्रीय आय इसी का नाम है। एनआई जो होती है वो क्या है, एनएनपी इस फैक्टर कॉस्ट होती है, उसी को ही हम राष्ट्रीय आय कहें। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी भी गणना हम दो प्रकार से, मार्केट प्राइस पे और जीडीपी दूसरा जो आधार है इसका फैक्टर कॉस्ट। उसी प्रकार से एनडीपी की गणना, यानी चौथे स्टेप पर हम आते हैं। एनडीपी का क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध, विशुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस एनडीपी भी जो है एक मार्केट प्राइस पर काउंटिंग होती है, और दूसरी जो कैलकुलेट करते हैं वो एनडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे। यानी मोटे रूप से ये जो चार अवधारणाएं हैं, इन चार अवधारणाओं को हम दो दो आधारों पर जो है काउंट करेंगे, गणना करेंगे, उसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे। अब इस एनडीपी में क्या है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर हो जाता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर की जो है इनकम होती है, एक प्राइवेट सेक्टर को होता है, इसको जो हम निजी आय कहते हैं, और गवर्नमेंट को जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसमें से दो पीआई आएगी, एक निजी आय होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो आय होती है उसमें इंक्लूड नहीं रहती है। बाकी जो प्राइवेट कंपनियों को जो आय है जितनी भी होती है वो प्राइवेट इनकम कहलाती है। इसमें से कुछ पार्ट जुड़ते हैं, कुछ पार्ट घटते हैं, छोटी छोटी, ये डीपली सवाल रह जाता है जो जनरली जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ता है उससे संबंधित, बाकी प्रतियोगिता परीक्षा में जो देने वाले इसमें नहीं है। डिटेल नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। और लास्ट जो है पर्सनल इनकम, जिसको बोलेंगे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय जिसको कहेंगे कि एक देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की कितनी इनकम है, उस इनकम से मतलब है। और उनके ऊपर में से, उनकी इनकम में से जैसे मान लो डायरेक्ट टैक्स वगैरह घटा देंगे, जैसे आयकर वगैरह घटाने के बाद में लास्ट के अंदर वो इनकम बचेगी जिसको हम बोलेंगे C+S, यानी पूरे देश के परिवारों के पास में जो डीपीआई बचेगी इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, खर्च योग्य आय या उपभोग योग्य आय कहते हैं, जो केवल उन परिवारों के पास में C+S, या C का मतलब होता है कंजप्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको उपभोग, और S का मतलब सेविंग है, इंग्लिश में सेविंग कहेंगे, हिंदी में इसको बचत कहेंगे। तो संपूर्ण देश के जो परिवार है उन परिवारों के पास में केवल मात्र जो डीपीआई बचेगी, जो खर्च योग्य आय है, या तो वो उपभोग के रूप में खर्च करेंगे या अपनी भावी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, उसके लिए बचत करते हैं। और हम भारतीय परिवार बहुत ज्यादा सेविंग पर विश्वास करते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक बात होती है कि एक व्यक्ति बचत करता है तो देश के आर्थिक हित के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी परिवार अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाएंगे तो देश की सर्कुलेशन में घूमने वाली राष्ट्रीय आय ब्लॉक हो जाती है, ज्यादा तेज गति से नहीं दौड़ती है, तो देश के अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो हानिकारक रहती है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति के लिए जो चीज सही है लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वो सही नहीं रहती है। तो इसलिए लास्ट में जो डीपीआई बचेगी इसको क्या कहेंगे, यानी उपभोग योग्य आय या खर्च योग्य आय। तो संपूर्ण परिवारों के पास में जो बचेगी या तो वो उस इनकम को क्या करेंगे, उपभोग कंजप्शन करेंगे या उसका सेविंग करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लास्ट में ये पीसीआई बचता है। पीसीआई का वो मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम जनरली कहते हैं व्यक्तिगत आय, कि एवरेज जो औसत आय होती है पूरी परिवार में, प्रति व्यक्ति आय क्या रहेगी, तो पीसीआई का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, यानी संपूर्ण देश की जो है एनआई कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, उस नेशनल इनकम में
पॉपुलेशन का भाग लगाते हैं तो हमारे देश की जो है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति को जो है कितनी आय मिल रही है। मान लीजिए हमारे देश की जो है पूरी एनआई नेशनल जो है 100 करोड़ है और उसी प्रकार से पॉपुलेशन भी 100 करोड़ है, तो उसमें उसका भाग लगाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आएगी वो पता चल जाएगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक प्रारूप जिसको कहेंगे, ढांचा जिसको कहेंगे। इसके बाहर कोई भी ऐसी अवधारणाएं नहीं रहती है। जनरली 99% इसी के अंदर समावेश रहता है। अब इसमें ये देखना है, इनमें छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होती है, ये इसमें जुड़ेगी, ये इसमें घटेगी, किस प्रकार से घटेगी, किस प्रकार से जुड़ेगी। अब मोटे रूप से सारी अवधारणाओं के अंदर मैंने मोटे रूप से जो 4 अवधारणाएं हैं, इनमें सिमिलर वर्ड है। एक बाजार कीमत है और एक जो है मार्केट प्राइस रहता है। तो मार्केट प्राइस ये जो है, फैक्टर कॉस्ट ये भी है, उसी प्रकार मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है। अब इसमें एक कॉमन चीज है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो जो अवधारणाएं मार्केट प्राइस पे लिखी गई है उसमें जो बाजार कीमत है, उस बाजार कीमत के अंदर अप्रत्यक्ष कर, जिसको एक और हिंदी में वर्ड आता है परोक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर, जिसको आज की हम लैंग्वेज के अंदर जनरली कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोले जीएसटी। जीएसटी लगे, जीएसटी लगे, जीएसटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है और वो इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। तो हमेशा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर होता है, वो बाजार कीमतों का भाग रहता है। तो अप्रत्यक्ष कर हमेशा किस में शामिल रहेगा? बाजार कीमतों पर। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है इस राष्ट्रीय आय से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडी, या और हिंदी में नाम है, इसको बोलते हैं आर्थिक अनुदान, राज सहायता। ये सारी जो चीज टर्मिनोलॉजी है वो किसको मिलता है? फैक्टर कॉस्ट को। यानी बाजार कीमत के अंदर प्लस क्या रहता है? अप्रत्यक्ष कर, या इसको क्या बोलते हैं? परोक्ष कर भी कई बार सवाल के अंदर आता है। परोक्ष कर इंग्लिश में एक ही रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार कमेंट सर हमने तो आपको अप्रत्यक्ष कर बताया था, ये परोक्ष कर कौन सा आ गया? परोक्ष कर आ गया। तो परोक्ष कर का मतलब ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अप्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स, ये परोक्ष कर, ये बाजार कीमत में अंदर जुड़ा हुआ रहता है ऑलरेडी। तो ये हिडन है, इसके अंदर जुड़ेगा जुड़ेगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी जो पार्ट है साधन लागत पर। अब साधन लागत पर जो भी गणना करते हैं, जिन समुच्चय की हम गणना करते हैं, जिन कंपोनेंट्स की हम गणना करते हैं, तो साधन लागत के अंदर प्लस रहता है। क्या रहता है? आर्थिक अनुदान। आर्थिक अनुदान जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी जिसको कहते हैं, या राज सहायता भी जो कहते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो मोटे रूप से ये सारी जो 8 उदाहरणाएं हैं, 8 उदाहरणों का जो भी हम निष्कर्ष निकालेंगे, जो भी फॉर्मूला में यूज करेंगे, तो ये एक धारणा लेके चलना है कि जो बाजार कीमत है, चाहे जीडीपी इस बाजार कीमत मार्केट प्राइस पे पूछा गया है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है, इसके अंदर शामिल है। और मान लीजिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट अवधारणा है, दी हुई है, तो इसे मान के चलना चाहिए कि इसके अंदर सब्सिडी अथवा आर्थिक अनुदान, राज सहायता वगैरह इसमें अंदर जुड़ा हुआ है, इसका पार्ट रहता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब एक एक को जो है फॉर्मूले द्वारा भी जो है आप अलग अलग आधारों पर जो है इसकी गणना करके हम निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज जो है किस प्रकार से। अब जैसे मान लीजिए इसको सूत्र में एक पहले सबसे पहली अवधारणा ले रहा हूं, जीएनपी। अब जीएनपी मार्केट प्राइस हमें ज्ञात करनी है और क्वेश्चन के अंदर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, तो इसमें से क्या चीज हम घटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, तो हमें मार्केट प्राइस पर जीएनपी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जीएनपी के अंदर फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? इसमें क्या जुड़ा हुआ रहता है?
जीएनपी इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर सब्सिडी इंक्लूड है, राज सहायता या आर्थिक अनुदान शामिल है, तो सबसे पहले वो घटाएंगे, प्लस उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हम जोड़ेंगे तो हमें बाजार कीमत पर जीएनपी प्राप्त हो जाएंगे। बाय द फॉर एग्जांपल, मान ली क्वेश्चन के अंदर आया है कि साधन लागत पर यानी जीएनपी फैक्टर को साधन लागत पर जीएनपी 410 करोड़ है और सब्सिडी जो है वो 50 करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर जो है 120 करोड़ है, तो ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है, क्या हमसे ज्ञात करवा रहा है, जीएनपी इज मार्केट प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन जैसे जनरली एग्जाम में आता है, जितने भी जो है सेकंड ग्रेड के एग्जाम दे रहे हैं सामाजिक अध्ययन विषय से रिलेटेड है। और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है इस विषय के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये सारा जो सब्जेक्ट है एज ए कंसेप्टेड अवधारणा है। जब तक कंसेप्ट अवधारणा नहीं रहती है, ऐसे मेरे कहीं भी रिश्तेदार वगैरह प्रतियोगिता परीक्षा जो देते हैं, जो कोर्स देते हैं, वो बार बार यही कंसल्ट करते हैं कि सर हम लगभग 6 महीना तैयारी करते हैं और वहाँ 20 सवाल आते हैं, 20 में से मात्र 2 या 3 सवाल ही सही निकलते हैं, बाकी कोई सवाल सही नहीं निकलता है। छोटा सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इस अवधारणाएं जब तक क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कितनी भी बार पढ़ो रटो भूल जाते हो फॉर्मूला क्या चीज है, उसकी जड़ से निकाल के बाहर लाओ, तभी जाकर वो सारी चीजें क्लियर होगी। तो जैसे मैंने सिस्टम बताया है, और ये एक दिन से नहीं आया है, हमने लगभग कम से कम 20-25 साल से इसी सब्जेक्ट के अंदर मैराथन मेहनत की है। ये सारी चीजें अब टिप्स पे हो गई, तब पता चल गया कि अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए, कैसे इसको हल कर लिया जाए। आप जनरल इकोनॉमिक्स की किताब उठा के देखेंगे, पहली बार 5 मिनट बंद कर देंगे, लेकिन उसकी एक शुरुआत करेंगे हम धीरे धीरे, उस कंसेप्ट को कैसे सहज और सरल भाषा में बनाकर एक आइडियोलॉजी हम डेवलप कर लेंगे, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये सारी चीजें मैंने व्यवस्थित एक क्रमबद्ध रूप से बताई है कि जहां आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और होगा तो हम डिस्कस करेंगे, कंसल्ट करेंगे। एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि जीएनपी मार्केट प्राइस क्या है और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है, तब तक किसी बात का जो है सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये सारी चीजें जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अभी आपके सामने हल करके बताऊंगा, ये सेम फॉर्मूला है, इसी में केवल मान जो इसकी वैल्यू है उसको पुटअप करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यानी जीएनपी हमें ज्ञात करवा रहा है कौन सी बाजार कीमत दिया हुआ कौन सा है, वो दिया हुआ है, तो 410 करोड़ माइनस करेंगे इसमें, क्योंकि ये जो फैक्टर कॉस्ट दी हुई है उस फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी सब्सिडी जुड़ी हुई है, आर्थिक अनुदान इसमें शामिल है। तो जो सब्सिडी वाला पार्ट है, वो जैसे 50 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, वो सबसे पहले घटाना है। उसके बाद में हमें बाजार कीमत पर ज्ञात करवाना है, तो हमें वो चीज को जोड़ना है, यानी 120 करोड़ को इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम जीएसटी कहते हैं, वो इसमें जुड़ेगा, तभी बाजार कीमत पर जो है जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। तो अगले स्टेप के अंदर जो प्लस वाले हैं उसको जोड़ दीजिए, ये प्लस वाले 530 करोड़ हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे 50 करोड़ सब्सिडी। अगले स्टेप में, यानी हर क्वेश्चन को स्टेप बाय सिंपली आप तरीके से हल करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी एडवर्ट। तो ये 480 करोड़ रुपए जो आया है वो कौन सा है, जीएनपी इज मार्केट प्राइस, ये इसकी वैल्यू आ गई। छोटा सा आंसर है एक शॉर्ट में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है और उसमें हड़बड़ाहट होती है कि क्या पूछ लिया गया क्या गया। जब तक आपको सूत्र है, फॉर्मूला, छोटी चीज याद है, ऑटोमेटिक वह सारी चीज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला स्टेप जो है जीएनपी मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, उसमें से सब्सिडी को घटाना है और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना है, उसी के आधार पर जो है इसका निर्धारण किया जाएगा। अगले स्टेप के अंदर इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो फैक्टर कॉस्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला मैं लगा के देखता हूं उसको, अगर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करवाना चाह रहा है और तो दिया हुआ क्या आ जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब मार्केट प्राइस में से क्या चीज शामिल है, मैंने पहले शुरू में कंसेप्ट बता दिया गया है कि जो भी अप्रत्यक्ष कर होता है वो हमेशा बाजार कीमतों का भाग रहता है, उसमें जुड़ा हुआ रहता है।
तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको सबसे पहले घटाओ, जो उसके अंदर इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, प्लस हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो फैक्टर कॉस्ट को क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। आसानी से जो है इस चीज को हम याद कर लेंगे। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को जैसे सेम वही था उसी रिवर्स कर लीजिए क्वेश्चन को, जैसे जीएनपी मार्केट प्राइस पर जो है कितना है 480 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स जो है कितना था 150 करोड़, और सब्सिडी कितनी थी 80 करोड़। तो इसी के आधार पर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करेंगे, तो मार्केट प्राइस पर क्या दिया हुआ है 480 करोड़, फिर इनडायरेक्ट टैक्स है वो घट जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 150 करोड़, प्लस सब्सिडी कितनी है 80 करोड़। तो हम प्लस प्लस वालों को एक तरफ ले लीजिए, फिर माइनस माइनस को एक तरफ घटा दीजिए, तो ये इसमें शामिल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 560 प्लस के हो गए और माइनस के कितने हो गए 150। इसमें से घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 410 करोड़, यही बचेगा जीएनपी इस फैक्टर कॉस्ट। इस आधार पर जो है हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल लगे, यानी फर्स्ट स्टेप जो जीएनपी वाला है वो क्लियर हो जाता है कि किसी प्रकार से इसमें स्थिति नहीं बनेगी। अब इसका सेकंड स्टेप आता है, उसका भी सेम प्रोसेस ये रहेगा, इन चारों अवधारणाओं का यही स्टेट चलेगा, चाहे एनएनपी हो, जीडीपी हो, एनडीपी हो, इन तीनों उदाहरणों में सेम प्रोसेस इस जीएनपी का, जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया था, सेम प्रोसेस वही चलेगी। भाई जो जीएनपी दिया गया है, एनएनपी जो दिया गया है, एक बाजार कीमत पर दिया गया है, एक साधन लागत पर दिया गया है, हमें बाजार कीमत वाली ज्ञात करवानी है, तो हम उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है। अब दूसरी बात है कि इसमें दो प्रकार की अवधारणाएं हैं। ये जो चार उदाहरण दे रखी है, इसमें फर्स्ट प्लस थर्ड, ये दोनों अवधारणाएं ग्रॉस हैं, जैसे जीएनपी प्लस जीडीपी, यानी जिनके आगे जी शब्द लगा हुआ है, ग्रॉस शब्द लगा है, इसको हम बोलते हैं सकल, हिंदी में बोलते हैं सकल। और दूसरा है दूसरी अवधारणा है प्लस चौथी अवधारणा है, जैसे एनएनपी और एनडीपी, इनके आगे एन शब्द लगा हुआ है, एन, जिसको हम बोलते हैं निवल या शुद्ध कहते हैं, निवल शब्द है, नेट जिसको हम बोलते हैं। तो निवल का मतलब शुद्ध और सकल यानी ग्रॉस। तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, ये बहुत बड़ी एक कंसेप्ट की अवधारणा है, जिन्होंने ये एकदम क्लियर कर लिया है, इतनी सहज भाषा से मैंने तार तार कर दिया है, पूरा निकाल के इसका निचोड़ निकाल लिया है कि भाई जहां जहां ग्रॉस शब्द आता है तो ये कंसेप्ट दिमाग में हमेशा इससे ही कर लीजिए कि ग्रॉस के अंदर हमेशा एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं मूल्य डी। तो इसका मतलब यह है कि जहां ग्रॉस अवधारणा है वहां मूल्य ह्रास उसके अंदर शामिल है, और जहां नेट शब्द लिखा हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जहां पर नेट लिखा गया है इसके अंदर उसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं है। एक बहुत बड़ी अवधारणा है, कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन आता है कि जीएनपी आपको ज्ञात करवाना है और एनएनपी दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम डी को शामिल कर लेंगे। ये एक फॉर्मूला बन गया, छोटा सवाल बन गया, सूत्र बन गया। जस्ट इसका उल्टा मान लीजिए एनएनपी ज्ञात करवाना चाह रहे हैं, तो एनएनपी ज्ञात करवाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीएनपी में से माइनस हो जाएगा डी, और ऑटोमेटिक ये जो है एनएनपी ज्ञात हो जाएगा। तो कुल मिला के इन दोनों उदाहरणों के बीच में जो मुख्य भूमिका है, जो मुख्य रोल कर रहा है,
वो डेप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास है। जहां ग्रॉस शब्द आता है इसका मतलब उसमें मूल्य ह्रास जुड़ा हुआ है, और जहां नेट शब्द आता है इसका मतलब है उसमें मूल्य ह्रास नहीं जुड़ा हुआ है। अब मूल्य ह्रास है क्या चीज, ये भी आना जरूरी है, ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी मूल्य ह्रास का मतलब होता है कि किसी भी मशीन को हम खरीदते हैं, उसके अंदर जितनी भी टूट फूट घिसावट वगैरह आती है, उसको हम प्रयोग में लेने के बाद के अंदर उसके जो वर्तमान मूल्य होता है, उस मूल्य में जो कमी आ जाती है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2020 के अंदर जो है एक फोटोस्टेट की मशीन ली थी, और उसकी कीमत जो है 1 लाख थी। और वापिस अब आज मान लीजिए 28 दिसंबर है 2023 को, उसी फोटोकॉपी मशीन की कीमत 70,000 हो जाएगी। तो ये दो एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपके सामने कि जब मशीन को खरीदी थी हमने 1 लाख के अंदर खरीदी थी, और आज उसको मैंने लगभग 3 साल में उसका यूज किया, इस्तेमाल किया, टूट फूट, आज उसकी वैल्यू 70,000 रह गई है। तो 1 लाख और 70,000 के बीच में जो डिफरेंस पैदा हुआ है, जो अंतर उत्पन्न हुआ है, उसी का नाम है डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। यानी उसके मूल्य ह्रास के अंदर कमी आ गई है। कभी किसके कारण आई है कि उस मशीन के अंदर लगातार हम प्रयोग करने से उसकी घिसावट हुई है, टूट फूट हुई है। इस कारण में इस तरह पूंजी का उपभोग भत्ता भी एक वर्ड आता है। कई बार एक बार कंपटीशन के अंदर सवाल आ गया था, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं कि डीपली क्वेश्चन थोड़ा पुटअप कर देते हैं, तो उसने मूल्य ह्रास शब्द गायब कर दिया था, और सेकंड ग्रेड के अंदर एक सवाल आ गया था, उसको लिख दिया गया स्थायी पूंजी का उपभोग भत्ता। तो वो भी एक डेप्रिसिएशन है। ये इतने थोड़ा डीपली तो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको ही ज्यादा नॉलेज में रहता है। तो इस प्रकार से जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन इन चारों अवधारणाओं में अंतर उत्पन्न करता है। मैंने बता दिया कि जीएनपी और जीडीपी जो है वो ग्रॉस है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल रहता है, और एनएनपी और एनडीपी ये जो दोनों है, ये नेट है, शुद्ध है, निवल है, इसके अंदर डी जो होता है वो शामिल नहीं रहता है, इसलिए शुद्ध अवधारणा है। अब जनरली देखा जाए ये डेप्रिसिएशन किन देशों में ज्यादा आता है, जैसे आईक्यू से संबंधित क्वेश्चन भी जो थोड़ा इसका नॉलेज पर पूछ लेते हैं, पुटअप कई बार पूछा गया है कि किन देशों के अंदर मूल्यह्रास ज्यादा रहता है और किन देशों के अंदर मूल्यह्रास, यानी जिन देशों के अंदर मूल्यह्रास ज्यादा रहता है, जनरली उन देशों की जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो काफी घिसी पिटी रहती है, परंपरागत रहती है, पुरानी रहती है, जिसके कारण से उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा आता है। और जो डेवलप कंट्री है, विकसित देश हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी उत्तम किस्म की रहती है, उन देशों के अंदर डेप्रिसिएशन का वैल्यू बहुत ही कम आता है। तो ये जो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, जापान वगैरह है, उन देशों की टेक्नोलॉजी हाई रहती है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन का मान कम रहता है। और मान लीजिए साउथ अफ्रीका देशों की बात करते हैं, विकासशील देशों की बात करते हैं, तो उन देशों के अंदर जो है मेन जो है डेप्रिसिएशन का वैल्यू ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीज समझता हूँ आसानी से समझ में आ गई कि इन चारों उदाहरणों के अंदर जो ग्रॉस नेट का जो डिफरेंस है वो एकमात्र डी है। तो इसी के आधार पर मैं 4-5 बातें इसमें लिख लेता हूँ सिंपल सी, ताकि हमेशा के लिए जो है आपके क्लियर हो जाएंगे कि किसका क्या फॉर्मूला बनता है छोटी छोटी चीज का। तो 5 इसी अवधारणा से 7-8 सवाल जो है छोटे छोटे जो समझ लिया है उनके लिए एक चुटकी का काम है, कहीं भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सबसे पहले जीएनपी ज्ञात करना है तो एनएनपी प्लस डी ज्ञात करेंगे। दूसरी बात, अगर एनएनपी ज्ञात करना है और हमें दिया क्या है, जीएनपी दिया हुआ है, तो जीएनपी में से माइनस हो जाएगा डी। अब इसमें जैसे यहाँ मार्केट प्राइस पे दिया तो ये भी मार्केट प्राइस पे हो जाएगी, या फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ तो ये भी फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगी, उसी प्रकार सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगी। तीसरी बात, जैसे मान लीजिए जीडीपी तो क्या हो जाएगा, एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। चौथी बात, जैसे मान लीजिए एनडीपी याद करवाना है तो जीडीपी माइनस डी। देखिए सारी चारों उदाहरणों में मैंने क्लियर कर दिया है कि जिसके अंदर डी शामिल है इसका मतलब वो ग्रॉस है,
और जिसके अंदर शामिल नहीं है वो नेट। तो ये सिंपल 4 फॉर्मूले निकल के आ गए। एक छोटा सा चुटकी सा सवाल कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए वो लिख देगा कि अगर मान लीजिए आपसे क्या ज्ञात करा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो हम सकल घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को घटाना है। जैसे ही घटाएंगे जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। तो इस प्रकार से 4 चीजें इनकी सिंपल क्लियर हो जाती है। इसको हम बोलेंगे सकल शुद्ध का ये चक्र है। हमेशा के लिए सकल शुद्ध का चक्र ये खत्म हो जाएगा, कहीं भी आपको भ्रांति उत्पन्न नहीं करेगा। अब इसमें एक और चक्कर आता है, एक बोलता है GNP और दूसरी अवधारणा है NNP। उसी प्रकार से ये तीसरी अवधारणा है, पहली अवधारणा ही मान लीजिए GDP और NDP। ये जो दोनों अवधारणाएं इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अवधारणा, राष्ट्रीय अवधारणा है। और ये जो अवधारणाएं हैं इसको बोलते हैं घरेलू, डोमेस्टिक है, ये घरेलू अवधारणाएं हैं। तो इन 4 अवधारणाओं का मोटा पूरा एक तरह से इसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है, कहीं भी जो आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज इसमें क्लियर कर दी गई है। तो GNP का मतलब हो गया और NNP का मतलब हो गया, ये संपूर्ण देश की राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। और घरेलू का मतलब होता है डोमेस्टिक, हमारे घरेलू सीमा। घरेलू सीमा में मतलब हमारा एक भौगोलिक कारण नहीं है, इसमें थोड़ा और भी एक माइनर ट्विस्ट है, डिफरेंस रहता है, वो भी आगे बात करेंगे। तो पहले आप घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणा का जो अंतर है वो समझ लीजिए कि जहां GNP का मतलब है ग्रॉस और नेशनल। अब देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जो उत्पादन हुआ और देश की घरेलू सीमाओं के बाहर जो उत्पादन हुआ, उन दोनों को इसके अंदर जोड़ेंगे, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फॉरेन, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तब ये राष्ट्रीय अवधारणा आएगी। और इन दोनों अवधारणाओं में हम केवल मात्र एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। बाहर जिसको बोलते हैं, फॉरेन के अंदर जिसको बोलते हैं, एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं NFIA। ये एक फॉर्मूला है, रामबाण, इसको याद रख लेना। इसको बोलते हैं नेट फ्रॉम इनकम एब्रॉड, हिंदी में इसको कहेंगे विदेशों से शुद्ध अर्जित आय। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अलग विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम किस प्रकार से आय अर्जित करके ला रहे हैं और घरेलू क्षेत्र में किस प्रकार की आय है, इन दोनों आयों को हम जोड़ेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय की अवधारणा बनेगी। अभी उसके 4-5 फॉर्मूले निकल जाएंगे, आसानी से इसको हम क्लियर कर लेंगे। डोमेस्टिक का मतलब यही है कि हमारे देश की घरेलू सीमा, यहाँ घरेलू सीमा का मतलब भौगोलिक सीमा से हम नहीं लेते हैं, अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। डोमेस्टिक जो है एरिया जो होता है जहां जहां हमारे देश का आर्थिक हित है। जैसे मान लीजिए बाय द फॉर एग्जांपल, भाई भारत का दूतावास इंग्लैंड के अंदर है और वह भारत का IFS काम करता है, तो वो क्षेत्र भी हमारे भारत का डोमेस्टिक एरिया है। अगर मान लीजिए हमारे देश की कहीं भी ऐसे दूतावास है, पूरे विश्व के विभिन्न देशों से वाणिज्यिक दूतावास है, उन वाणिज्यिक दूतावासों में भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारत के काम कर रहे हैं, वो सभी एज ए जो है हमारे डोमेस्टिक एरिया का पार्ट है। और मान लीजिए जस्ट इसका उल्टा भी रहता है कि हमारे घरेलू सीमाओं के अंदर भी विदेशी क्षेत्रों के भी ऐसे कई कार्य क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र भी यहाँ रहते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका का दूतावास हमारे दिल्ली के अंदर है, तो वहाँ कार्य करने वाले जो है वो अमेरिका की GDP का पार्ट है, न कि भारत की GDP का पार्ट है। तो इस प्रकार से उसमें केवल हम भूगोल के अंदर जो भौगोलिक सीमा पढ़ते हैं, उस भौगोलिक सीमा से हमारी घरेलू सीमा को नहीं मानना है। ये अर्थशास्त्र में एक अलग कंसेप्ट है। उसी पर तो वो भी जो है हमारे भारत की डोमेस्टिक एरिया का पार्ट है, घरेलू सीमा का पार्ट है, न कि फॉरेन सेक्टर का पार्ट है। तो ये सारी बातें उसमें विशेष रूप से जो है अनुमानित की गई है, अलग अलग बताया गया है। तो ये जो चारों अवधारणाओं में 2 अवधारणाएं राष्ट्रीय अवधारणाएं
और दो अवधारणाएं घरेलू अवधारणाएं। इन सारी अवधारणाओं के आधार पर हम अध्ययन करके स्टार्ट करेंगे इसकी सारी चीजें। तो मैं इसी चीजों का आधार पर जो है सिंपल सा 2-4 फॉर्मूले निकाल लेता हूं कि किस प्रकार से अगर एग्जाम के अंदर सवाल आता है तो आप कैसे हल करेंगे, डोमेस्टिक किसको मानेंगे और फॉरेन सेक्टर किसको मानेंगे। जैसे मान लीजिए जीएनपी याद करवा रहा है तो हम इधर लिखेंगे जीडीपी। अब जीडीपी में हम क्या चीज जोड़ देंगे कि जीएनपी आ जाएगा, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी बताई मैंने, NFIA। ये एक याद रख लेना टर्मिनोलॉजी, इसको याद करना ही पड़ेगा। जो लोग नए हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी है उनके लिए एक ब्राह्मण है, उसको याद करेंगे। इनको हम बोलेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आए, विदेशों से शुद्ध विदेशों से शुद्ध अर्जित आय कहते हैं NFI। NFIA, NFI का मतलब है विदेशों से शुद्ध अर्जित आय। तो ये जीडीपी तो है ही, प्लस इसके साथ में अगर फॉरेन सेक्टर को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या दोनों मिलाकर जो है जीएनपी को कंप्लीट कर लेते हैं। जनरली एक और एजम्पशन चलता है जीएनपी का, जीएनपी का मतलब होता है C+I+G+F। एक हम अर्थशास्त्र की बात हम लिखते हैं, इन सब का मैं एक मीनिंग बताऊंगा। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है सबसे पहले C का मतलब है कंजप्शन उपभोग, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट निवेश, और G का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र के अंदर जो आय अर्जित है, और चौथा फॉरेन सेक्टर से यानी F का मतलब है फॉरेन सेक्टर के अंदर हम अर्जित। तो ये पूरे देश के अंदर जो है चारों क्षेत्रों से जो आय अर्जित होती है उस आय का जो योग होता है वो हमें जीएनपी कहलाती है। एक वर्ष के दौरान जो एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इन चारों क्षेत्रों से प्राप्त हो जाती है। तो ये तीनों तो डोमेस्टिक है और ये फॉरेन है, ये तीनों का जीडीपी है और इसका मतलब ये NFI है। इस आधार पर जो है हम संपूर्ण जीएनपी को कंप्लीट करते हैं कि किस प्रकार से इसको होता है। जस्ट इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा देखिए, अगर जीडीपी हमें ज्ञात करवानी है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला कि जीडीपी, तो हम क्या करेंगे जीएनपी। अब यहाँ देखिए मैं केवल जीडीपी सिंपल लिख रहा हूँ। अब यहाँ मार्केट प्राइस पे जीडीपी हो जाती है तो यहाँ भी हमें मार्केट प्राइस ही करना है। अगर यहाँ मैं फैक्टर कॉस्ट कर देता हूँ तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट आपको करना, क्योंकि सिमिलर चीज चलेगी, सिमिलर ही बढ़ेगी। अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ क्या, NFIA यानी विदेशों से शुद्ध अर्जित आय को जीएनपी में से निकाल दूंगा तो मुझे जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। इस आधार पर जो है इसका एक बिल्कुल निष्कर्ष, सिंपल चीज है, सारी चीजें केवल एक ही टर्मिनोलॉजी इसी का रोल रहता है, फॉरेन अथवा डोमेस्टिक सेक्टर का। आप बार बार कई हजारों किताबों में पढ़ते होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि किसका क्या जुड़ेगा किसका क्या। सारा एक निष्कर्ष निकाल के ये सारी चीज सिद्ध की गई है, आराम से इंडिविजुअल ऐसे फॉर्मूले बनाए गए हैं ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, सारी चीजें पहले कंसेप्ट को समझो, समझने के बाद में उसका एक अपने लेवल पर आधार पर जो है एक सॉल्यूशन निकाल लिया ताकि हमेशा में लाइफ टाइम जिंदगी भर जो उसको याद रहती है। तो ये जीएनपी एंड जीडीपी का डिफरेंस खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जीडीपी चाहे मार्केट प्राइस हो, सेम प्रोसेस। जैसे मान लीजिए मैं, ये तो बाजार कीमत है, ये जीडीपी इज फैक्टर कॉस्ट है, इस फैक्टर कॉस्ट को जीएनपी इस फैक्टर कॉस्ट लिख दीजिए माइनस NFIA कर दीजिए। तो इसी के आधार पर जो है इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। सारी चीज जैसे फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट को लेना है, मार्केट प्राइस है तो सेम चीज मार्केट प्राइस की चलेगी। तो इस आधार पर जो है जीएनपी और जीडीपी का क्या डिफरेंस है, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस में रहेगी एनएनपी और एनडीपी। जो नेट वाला, ये दोनों ग्रॉस वाला है, वो दोनों शुद्ध वाले हैं, नेट वाले हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से इसका भी फॉर्मूला बना देते हैं। एनएनपी मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट, तो आपको यहाँ एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस करेंगे किसको,
NFIA, तो ये हो गया हमारी राष्ट्रीय आय का पार्ट। एज ये NNP क्या है, ये मैंने पहले ही बता दिया, NI है। साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, उसको ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा लीजिए, हमें NDP पाई, कौन सा, फैक्टर कॉस्ट वाला। तो हमें क्या करना है, यहाँ NNP फैक्टर कॉस्ट लेना है, माइनस करना है NFIA। इस आधार पर जो है उसका निष्कर्ष निकल सकता है। तो सेम प्रोसेस होगी उसी प्रकार से। ये तो बाजार कीमत का लिया, सॉरी साधन लागत का, ऐसा कैसा सेम बाजार कीमत का ले लीजिए। एक थीम है, उन चीज को आप जैसे ही एक एंटर करेंगे तो वो सारी चीजें एक साथ में क्लियर हो जाएगी, कहीं भी कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज ये क्लियर हो जाएगी। तो मोटे रूप से ये जो चार अवधारणाएं हैं, इन चार अवधारणाओं का ही ज्यादा रोल रहता है, ज्यादा ही भूमिका रहती है मुख्य रूप से। अब लास्ट इसके बाद में जो प्राइवेट इनकम आती है, तो निजी आय है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम है जो गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं जाती है, उस इनकम से मतलब है जितने भी निगम है, निगमों की जितनी भी इनकम हुई है वो सब प्राइवेट सेक्टर का पार्ट रहता है। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ आय जो है व्यक्तियों को नहीं जाती है, जैसे मान लीजिए निगम कर लगा दिया गया है, तो वो जैसे निगमों की बचत हो गई है, वो व्यक्ति की आय का पार्ट नहीं है। निगम की आय का तो पार्ट है, प्राइवेट इनकम का तो पार्ट है, लेकिन इनका नहीं है। उसी प्रकार से कुछ इनकी भी मदें हैं जो प्राइवेट इनकम का पार्ट नहीं रहता है। सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान दिया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं रहता, जबकि व्यक्तियों की आय रहता है। तो तीन चार मदें इसमें जुड़ती है, दो तीन मदें इसमें घटती है। इन दोनों पीओ का यही डिफरेंस रहता है। तो इस आधार पर ये सारा स्ट्रक्चर हम ऊपर से शुरू करते हैं, धीरे 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 स्टेप बाय। मैंने सारी चीजें एक एक क्लियर करके सारा इसका निकाल दिया गया। तो ये दोनों पी जो है एक प्राइवेट इनकम का पार्ट है, और दूसरा एक पर्सनल इनकम जिसको बोलेंगे हम, व्यक्तिगत आय या व्यक्तियों की जो आय है उसी का पार्ट रहता है। तो उस प्रकार से ये एक निष्कर्ष धीरे धीरे मोटे मोटी जो बातें हैं इनका सारा फॉर्मूला किस प्रकार से रहा है, कौन सी मद किस में घटेगी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर अब आता है पुटअप, तो इन सारी चीजों से कहीं भी बाहर नहीं जाता है। अब उसके बाद में जो लास्ट में सातवीं अवधारणा थी DPI, उस DPI का जो पार्ट है वो C+S है, यानी जो खर्च करेंगे परिवार, या तो वो क्या हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा, प्लस या उसकी बचत हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे कंजप्शन प्लस सेविंग, दोनों जोड़ेंगे तो ये DPI कहलाएगी। इसके आधार पर इसका निर्धारण ले लिया जाएगा। और लास्ट में जो है आठवीं अवधारणा मैंने बताया कि जो हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, PCI पर कैपिटा इनकम, देश की टोटल NI के अंदर पॉपुलेशन का भाग लगा देते हैं, तो जो भी भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। यानी पर कैपिटा इनकम हम किसको कहेंगे, इस आधार पर उसको हम पर कैपिटा इनकम कहेंगे कि टोटल, जैसे मान लीजिए भारत की जो राष्ट्रीय आय है 150 करोड़ है, और पॉपुलेशन मान लीजिए 150 करोड़ है, तो इसको काटेंगे बराबर 1 करोड़ का जो है इसका निष्कर्ष जो आ जाएगा, उसके आधार पर इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो जितनी भी NI है, कोई भी जैसे आंकड़े दिए गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो जितनी NI है उस NI के अंदर जो है पॉपुलेशन का भाग लगा दीजिए, जो भी भागफल आएगा उसको हम बोलेंगे भारत की प्रति व्यक्ति आय। अब भारत में दूसरे जितने भी कंपटीशन के अंदर आए, जो कैंडिडेट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा है उसको NNP क्या है, बाजार कीमत पर NNP क्या है, साधन लागत पर NNP क्या है, आप आर्थिक समीक्षा देखते होंगे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और भारत की आर्थिक समीक्षा, जिनके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो सीधे एक धड़ाम से नीचे आते हैं माइनस में। जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में 2 या 3 ही करके आते हैं, बाकी सारे गलत होते हैं। उस होने का कारण ये है कि जिन विद्यार्थियों ने BA में पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ी है और इन उदाहरणों को सारा समझा है कि किस प्रकार से, इसमें एक और आता है मैट्रिक्स में देखा होगा आपको, आधार कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। तो GDP की गणना चाहे NNP की गणना, इन सब की जो गणना करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना, उनका भी एक बेसिक रहता है कि 5-7 वर्षों के अंदर
एक सामान्य वर्ष को हमेशा सरकार चुनती है, उसी को बोलती है आधार वर्ष। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट रहता है आधार वर्ष, उसके आधार पर जो है गणना की जाती है। और एक दूसरा कंसेप्ट दूसरा होता है, उसको हम बोलते हैं वर्तमान वर्ष या प्रचलित कीमतों पर, ये आधार वर्ष की कीमतों पर कोई भी जो गणना करेंगे, हमेशा समीक्षा के अंतर्गत गणना करते हैं तो दो आधारों पर गणना करते हैं, बेस ईयर पर और एक करंट ईयर पर। बेस ईयर पर जो है जीएनपी कितनी है। अब जीएनपी भी कितने प्रकार की, मैंने बताया दो प्रकार की, जीएनपी इज मार्केट प्राइस और जीएनपी इज फैक्टर कॉस्ट, तो दोनों दी हुई समीक्षा में है। उसी प्रकार से एनएनपी का भी यही हाल है। आधार वर्ष की जो जीएनपी है कौन से बाजार कीमतों पर एनएनपी, और दूसरी एनएनपी कौन सी है फैक्टर कॉस्ट, वो भी कौन सी है आधार वर्ष के आधार पर या प्रचलित वर्ष के आधार पर। तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं, चारों तक ये जो अवधारणाएं हैं, लास्ट में एक पीसीआई मानते हैं, इनके आंकड़े कंपटीशन के पूछे जाते हैं, याद करते हैं। मेरे ऐसे हजारों दोस्त हैं जो उसको रटते हैं पूरी तालिका को, और सुबह रटते हैं शाम को वापस भूल जाते हैं। उस भूलने का कारण यही है कि जब तक उसकी अवधारणाएं क्लियर नहीं होगी कि भाई जीएनपी क्या है, बाजार कीमत पर जीएनपी क्या है, साधन लागत पर जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, साधन लागत पर क्या है और बाजार कीमत पर क्या है, और आधार वर्ष पर जीएनपी कैसे गणना करते हैं, एनएनपी प्रचलित कीमतों पर कैसे करते हैं, किसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे, ये सारे राष्ट्रीय आय का जो निष्कर्ष है, यहाँ से राष्ट्रीय आय निकली है, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। इन सबको राष्ट्रीय आय नहीं कहेंगे, ये राष्ट्रीय आय का लेखांकन है, सारे इसके कंपोनेंट्स है, सारे इसके समूचे हैं, इन्हीं के आधार पर हम गणना करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस थीम से पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, उन सभी के आधार पर इसका एक निष्कर्ष रहता है। तो मोटा मोटा एक मैंने एक फ्रेमवर्क आपको सारा बता दिया गया है। इसमें और भी जहाँ क्वेश्चन होते हैं डिटेल से, उन सारे फॉर्मूलों का निष्कर्ष हम निकाल के सारी जहाँ क्यूरीज होगी उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी एक बार ये सारा एवरी स्टूडेंट को ये ढांचा स्ट्रक्चर है अपने माइंड में सेटअप करना चाहिए, और उसके बाद राष्ट्रीय आय की बात पढ़ो। भाई राष्ट्रीय आय की पढ़ने के दो बेस हैं, एक तो क्या उसकी बेसिक चीजें हैं, जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं होगी तो करंट की इकोनॉमिक चेंज कैसे हो रही है, करंट की राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चेंज हो रही है, किस प्रकार से वो बढ़ रहा है, और नई नई टर्मिनोलॉजी नहीं आती है। जिन विद्यार्थियों के जिन प्रतियोगियों के बीए के अंदर मान लीजिए अर्थशास्त्र विषय नहीं रहा है, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले इन सारी चीज़ों को समझना होगा और उसके बाद सारे क्वेश्चन को करना होता है। सारा सिलेक्शन का जो बेस आधार रहता है ये यहीं अंतर उत्पन्न कर देता है। मेरे ऐसे मिलने वाले 20-25 विद्यार्थियों की मैं चर्चा भी करता हूँ कि बीए पार्ट ये सेकेंड ग्रेड के आधार पर जो है इनका जो निष्कर्ष रहा है कि मान लीजिए उसके 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट के अंदर 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और उसी के आधार पर उसका या 17-18 क्वेश्चन जो भी रेशियो रहता है, तो 20 क्वेश्चन के अंदर हर सब्जेक्ट में तो तैयारी कर लेता है। लेकिन अर्थशास्त्र विषय के अंदर जो 17-18 क्वेश्चन आता है, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उनके 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं बैठते। वो प्रलोभन से भर देते हैं 13-14, लेकिन वो माइनस में जितने भी होते हैं वो गलत निकलते हैं। इसलिए ये सारी बातें तभी सफल होगी कि आपको शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है। ये सारी जो सिलेबस के अंदर सारी चीजें दी गई है उनको व्यवस्थित तरीके से एक बार थोड़ा कंसेप्ट कर लीजिए। जैसे ही समझ लिया गया है फिर उसको 18 में से 18 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है विद्यार्थी के, तब तक वो चक्कर लगाता रहता है, कभी इस गाइड से पढ़ा, कभी उस गाइड से पढ़ा, कभी एनएनपी में जीडीपी जोड़ देता है। फिर वो क्या कहा जाता है, अधूरा नॉलेज वो घातक होता है। लास्ट में 3 चीजें रट लेता है, चौथी जैसे क्लिक आएगा वो भूल जाएगा, तो सारा काम गुड़ गोबर हो जाएगा। ऐसे अधिकांश परीक्षार्थियों के साथ हुआ है। और मैंने चर्चा की, जैसे वो एग्जाम दे के मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं, मैं इससे रिलेटेड हूँ तो जनरली मेरे से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यहाँ तक तो मैं पहुंच गया सर, ये टर्मिनोलॉजी जुड़ जाती थी, क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। तो ये सारा इसका मंथन करके बिल्कुल एज ए व्यवस्थित नोट्स निकालकर हम 10-15 साल से इस प्रकार के इसी फील्ड में, मैं भी जो एक तरह से शुरुआत टीचर से करके आज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आ गया हूँ। तो विशेष रूप से ये सारी स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है और ये सारे चेंजेस जो आते हैं ग्रेजुअली आते हैं। आप मान लीजिए
जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें निखर के आती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ हम व्यवस्थित करेंगे और एक टू दी प्रोसेस चलेंगे, शॉर्टकट का तरीका नहीं अपनाएंगे, व्यवस्थित इसके कंसेप्ट क्लियर करके फिर उसमें से ये हम दावा करेंगे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि सारे फॉर्मूले सारे बेसिक चीज़ें अगर क्लियर हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से ये मोटे मोटे आज का विवरी और उसके संबंधित जो भी जहां भी आपको कहीं दिक्कत आती है, जहां क्यूरी है, उसमें निश्चित रूप से इसको पुटअप कर इस प्लेटफॉर्म पर हम व्यवस्थित रूप से उसको निराकरण करेंगे और डेफिनेटली हम जो है एक बढ़िया तरीके से करेंगे, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन विषय का विशेषज्ञ बहुत ही कम मिलता है। पर्टिकुलर जिस विशेषज्ञ का विशेषज्ञ मिलेगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करो, उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करो कि जहां आपको ऑटोमेटिक क्लास देखते ही आपको लग जाएगा कि भाई क्वालिटी क्या है, ऑटोमेटिक डिफरेंस लग जाएगा। और उसके बाद भी 19-20 है तो उससे संबंधित और भी चर्चा करके हम हल करेंगे। इसी के साथ आज का जो है हम लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।